नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। चलिए नजर डालते हैं आज कमोडिटी बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले नजर डालेंगे मौसम की खबर पर। देश भर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और इसका सीधा असर आम जनजीवन और किसानों पर पड़ने वाला है। खासतौर पर उत्तर भारत में मौसम का मिजाज अचानक बदला हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और आसपास के इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज हवाएं चलने, गरम चमक के साथ बारिश और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से हो रहा है, जिससे तापमान में गिरावट और मौसम में अस्थिरता देखने को मिल रही है और इसका सबसे बड़ा असर खेती किसानी पर पड़ सकता है। इस समय कई इलाकों में गेहूं, सरसों और चना जैसी रबी फसलों की कटाई का काम चल रहा है। ऐसे में अगर बारिश या ओलावृष्टि होती है तो तैयार फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर इस बदलाव से दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से अस्थायी राहत जरूर मिलेगी। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिस्टम ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, लेकिन इसके दौरान तेज हवाएं और स्थानीय स्तर पर भारी बारिश नुकसानदेह साबित हो सकती है। किसानों के लिए ऐसे में जरूरी सलाह भी दी गई है कि कटाई की फसलों को खुले में ना छोड़ें, सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था करें और मौसम अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें। कुल मिलाकर मौसम का मिजाज, ये बदला हुआ मिजाज राहत भी लाएगा और चुनौती भी। अब ये देखना होगा कि आने वाले 2 दिन में इसका असर कितना व्यापक होता है। देश में मखाना को लेकर राजनीति तेज होती दिखाई दे रही है। विपक्ष ने मखाना बोर्ड पर सरकार को घेरने का काम किया और राहुल गांधी ने संसद में प्रश्न पूछा कि सरकार मखाना बोर्ड के लिए दफ्तर अभी तक नहीं खोज पाई और मखाना किसानों के लिए क्या किया जा रहा है। इस पर केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने सदन के पटल पर इसका जवाब पेश किया और बताया कि मखाना क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2025-26 से साल 2030-31 के लिए 476 करोड़ रुपए की खर्च होंगे और इस खर्च को मखाना के उत्पादन का संरक्षण करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, ब्रांडिंग, निर्यात में बढ़ावा और इंडस्ट्री निर्माण में प्रयोग में लाया जाएगा। और अभी तक मखाना के विकास के लिए 26 करोड़ 62 लाख रुपए का खर्च किया जा चुका है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने जवाब में बोर्ड के ऑफिस को लेकर जवाब दिया कि मखाना बोर्ड का स्थान निर्धारण प्रक्रिया में है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने अपने पोर्टल पर तंज कसा कि अभी तक मखाना बोर्ड का दफ्तर केवल कागजों में है। और बोर्ड पर राहुल गांधी ने कहा कि मखाना को लेकर सरकार की पोल खुल गई है। वैसे दलहन कपास के दावों ने भी यहां पर चिंता बढ़ा दी है। गेहूं और मक्का के बाजार में इस समय एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ एक्सचेंज में तेजी है, वहीं फिजिकल मार्केट में अभी भी दबाव नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में मौसम जोखिम और बढ़ती एनर्जी कॉस्ट ने गेहूं और मक्का दोनों को सपोर्ट दिया है। खासकर उर्वरक लागत में बढ़ोतरी और दक्षिण राज्यों में संभावित उत्पादन गिरावट की आशंका ने बाजार को ऊपर सपोर्ट दिया। इसके साथ ही जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते सट्टा गतिविधियां भी बढ़ी हैं, जिससे एक्सचेंज में मजबूती देखने को मिली है। लेकिन अगर ग्लोबल तस्वीर देखें तो हालात उतने टाइट नहीं है। रूस, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े उत्पादक देशों में उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, जिससे सप्लाई अच्छी बनी हुई है। यही वजह है कि अमेरिकी गेहूं राष्ट्रीय टेंडर में प्रतिस्पर्धी नहीं रह गया। अब बात करें फिजिकल मार्केट की तो यहां तस्वीर बिल्कुल अलग है। यूक्रेन के गेहूं एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा अल्जीरिया, मिस्र, इजराइल और ट्यूनीशिया जैसे देशों में जा रहा है, जहां टेंडर आधारित खरीद होती है। ऐसे बाजारों में कीमतें ग्लोबल कंपटीशन से तय होती हैं, जिससे अचानक तेजी का फायदा तुरंत नहीं मिल पाता। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज में तेजी के बावजूद फिजिकल कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा रहा और बाजार फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन मोड में काम कर रहा है। नई फसल की बात करें तो वहां भी ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हुई है और किसान और एग्री कंपनियां मौजूदा स्तर पर फॉरवर्ड सेल फिक्स कर रही हैं, ताकि आने वाले समय के जोखिम को कम किया जा सके। यानी साफ है कि एक तरफ एक्सचेंज मार्केट मैक्रो फैक्टर्स और जोखिमों पर रिएक्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ फिजिकल मार्केट अभी भी ग्लोबल सप्लाई और टेंडर सिस्टम से बंधा हुआ है। आने वाले समय में यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या ये तेजी फिजिकल मार्केट तक पहुंचती है या फिर ये गैप और बढ़ता है। मिडिल ईस्ट में ईरान से जुड़े संघर्ष का असर अब वैश्विक खाद्य सप्लाई पर साफ दिखाई देने लगा है। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम
WFP के मुताबिक लॉजिस्टिक बाधाओं के कारण दुनिया के सबसे गरीब देशों तक खाद्य सहायता पहुंचने में देरी हो रही है और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो करोड़ों लोगों पर भुखमरी का खतरा बढ़ सकता है। इस समय करीब 70,000 टन खाद्य सामग्री समुद्र में फंसी हुई है जो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रही। शिपिंग रूट बाधित होने और बीमा लागत बढ़ने के कारण WFP को कई शिपमेंट को लंबा जमीनी रास्ता अपनाकर भेजना पड़ रहा है। खासतौर पर अफगानिस्तान के लिए खाद्य सहायता अब दुबई, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, टर्की, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान के रास्ते भेजी जा रही है, जिससे डिलीवरी में कई हफ्तों में देरी और लागत में भारी बढ़ोतरी हो रही है। देरी वाले शिपमेंट्स में 30,000 टन कंटेनराइज्ड फूड जैसे दालें, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ और करीब 21,000 टन गेहूं शामिल है जो यमन के लिए भेजा जाना था। वहीं कांगो के लिए भेजे जाने वाला माल तंजानिया के बंदरगाहों पर जाम और अधिक दबाव के कारण अटका हुआ है। WFP ने यह चेतावनी दी है कि अगर ये स्थिति जून तक बनी रहती है तो पहले से खाद्य असुरक्षा झेल रहे 31 करोड़ लोगों के अलावा करीब 4.5 करोड़ लोग गंभीर भूख का सामना कर सकते हैं। बढ़ती ईंधन कीमतों में भी आयातित खाद्य पदार्थों को महंगा बना रही हैं। सोमालिया में कीमतों में लगभग 20% तक की बढ़ोतरी देखी गई है और इस संकट का असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ रहा है, जहां उर्वरक और ऊर्जा की बढ़ती लागत के कारण करीब 50 करोड़ छोटे किसान दबाव में हैं। WFP का अनुमान है कि इस साल 11 करोड़ लोगों की मदद के लिए उसे करीब 13 अरब डॉलर की जरूरत है, जबकि पिछले साल उसे सिर्फ 6 अरब डॉलर ही मिल पाए थे। कुल मिलाकर बढ़ती लागत, लॉजिस्टिक संकट और फंडिंग की कमी मिलकर एक बड़े वैश्विक खाद्य संकट का खतरा पैदा कर रहे हैं। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो ये संकट गहरा सकता है। बात करेंगे सनफ्लावर ऑयल मार्केट की, जहां मजबूती का ट्रेंड लगातार बनता हुआ दिखाई दिया है। सी के आंकड़ों के मुताबिक CIF मुंबई आधार पर सनफ्लावर ऑयल की कीमतों में साप्ताहिक, मासिक और सालाना आधार पर स्थिर बढ़त देखने को मिली है। CIF और ब्लैक सी के FOB प्राइस के बीच जो डिफरेंस है वो मुख्य रूप से फ्रेट, इंश्योरेंस और पोर्ट चार्जेस की वजह से है, जो कि सामान्य बाजार प्रथा के अनुरूप है। यही वजह है कि यूक्रेन से आने वाला सनफ्लावर ऑयल भारतीय इंपोर्टर्स के लिए अभी भी कॉम्पिटिटिव बना हुआ है। घरेलू बाजार की बात करें तो रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। साप्ताहिक बढ़त सीमित है, लेकिन मासिक और सालाना स्तर पर तेजी ज्यादा मजबूत है। वहीं एक्सपेलर और कोल्ड प्रेस्ड तेल की कीमतें अपेक्षाकृत स्टेबल हैं, जिसमें हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल अभी भी सोयाबीन और रैपसीड ऑयल के मुकाबले महंगा बना हुआ है, जो इसकी मजबूत कंज्यूमर डिमांड को दर्शाता है। बीज बाजार पर नजर डालें तो सनफ्लावर बीज की कीमतें महीने के आधार पर स्टेबल बनी हुई हैं, जबकि सालाना आधार पर हल्की बढ़त देखने को मिली है। वहीं सोयाबीन और रैपसीड बीज में बढ़त देखने को मिली है, जिससे प्रोसेसिंग को सपोर्ट मिल रहा है और भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी बनी हुई है। इंपोर्ट ट्रेड की बात करें तो फरवरी में सनफ्लावर ऑयल के आयात में गिरावट आई थी, जिसका कारण पाम ऑयल के मुकाबले ज्यादा कीमत का अंतर था, जिससे कुछ हद तक पाम ऑयल की ओर शिफ्ट हुआ। हालांकि मार्च अप्रैल में सप्लाई में सुधार की उम्मीद की जा रही है, जिससे यूक्रेन के एक्सपोर्ट प्राइस को सपोर्ट मिल सकता है। कुल मिलाकर बाजार का संकेत साफ है। मजबूत डिमांड, स्थिर सप्लाई और इंपोर्ट मार्जिन के चलते सनफ्लावर ऑयल फिलहाल संतुलित लेकिन मजबूती वाले ट्रेंड्स में बना हुआ है। आने वाले समय में कीमतों के आसपास बने रहने और हल्की बढ़त जारी रहने की संभावनाएं हैं। गेहूं बाजार में इस समय नई फसल को लेकर हलचल तेज होती नजर आ रही है, लेकिन फिजिकल मार्केट अभी भी स्टेबल बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में नई फसल के गेहूं की ट्रेडिंग अब धीरे धीरे एक्टिव हो रही है। 11.5% प्रोटीन वाले गेहूं के लिए करीब $225 प्रति टन और फीड गेहूं के लिए $218 प्रति टन पर डील्स फिक्स हो रही है, जो कि ग्रेटर ओडेसा पोर्ट डिलीवरी के आधार पर है। मौजूदा कीमतों को देखते हुए किसान और एग्री कंपनियां अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, ताकि भविष्य के लिए कीमतों को लॉक किया जा सके और जोखिम को कम किया जा सके। हालांकि अगर फिजिकल मार्केट की बात करें तो वहां स्थिति अभी भी स्थिर बनी हुई है और बाजार पहले से हुए कॉन्ट्रैक्ट्स के निष्पादन पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। फूड गेहूं की कीमतें लगभग $220 से $222 प्रति टन और फीड गेहूं $213 से $215 प्रति टन के आसपास बनी हुई है। निर्यात के आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च में करीब 3,88,000 टन गेहूं का एक्सपोर्ट हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा अल्जीरिया को गया है, जो कुल निर्यात का लगभग 40% है। इसके अलावा मिस्र, इजराइल और ट्यूनीशिया जैसे देशों में भी अच्छी मात्रा में शिपमेंट हुआ है, यानी बाजार की तस्वीर साफ है। एक तरफ एक्सचेंज मार्केट ग्लोबल खबरों और सेंटीमेंट पर तेजी से रिएक्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ फिजिकल मार्केट
टेंडर और इंटरनेशनल कंपटीशन के चलते धीरे धीरे बदलाव दिखा रहा है। अब देखना होगा कि नई फसल की ये तेजी आगे कितनी मजबूत रहती है और क्या इसका असर फिजिकल मार्केट पर भी देखने को मिलता है। अब बात करेंगे यूरोप के नए कानून से पैदा हो रहे एक बड़े एग्री ट्रेड संकट की। यूरोपियन यूनियन का डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन यानी EUDR अब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच तनाव का कारण बनता जा रहा है। अमेरिकी कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार अगर ये कानून मौजूदा रूप से लागू होता है तो यूरोपियन यूनियन को अमेरिका से आने वाले अहम एग्री इंपोर्ट्स खासकर सोयाबीन की सप्लाई में बाधा आ सकती है। इस कानून के तहत पाम ऑयल, सोयाबीन, लकड़ी, रबड़, कॉफी, कोको और पशुधन जैसे उत्पादों के इंपोर्ट्स को ये साबित करना होगा कि उनकी सप्लाई चेन का संबंध वनों की कटाई से नहीं है। ये नियम 30 दिसंबर 2026 से लागू होगा, लेकिन समस्या ये है कि अमेरिकी किसान इस तरह की संवेदनशील जानकारी साझा करने में हिचक रहे हैं। साथ ही ट्रेसेबिलिटी और अलग सप्लाई चेन बनाए रखने की लागत भी काफी बढ़ जाएगी, जिससे यूरोपियन यूनियन मार्केट उनके लिए कम अट्रैक्टिव बन सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरोप के पशुपालक बड़े पैमाने पर सोयाबीन इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वहां घरेलू प्रोटीन फसल उत्पादन पर्याप्त नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिकी सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर फीड कॉस्ट और एग्री सेक्टर पर पड़ सकता है। अनुमान है कि इस कानून के चलते हर साल करीब 7.8 बिलियन यूरो के एग्री एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन इस कानून में कुछ बदलाव जैसे नेग्लिजिबल रिस्क कैटेगरी जोड़ने पर विचार कर रहा है, लेकिन पर्यावरण संगठनों की तरफ से इसका विरोध भी हो रहा है। यानी साफ है कि एक तरफ पर्यावरण संरक्षण की कोशिश तो दूसरी तरफ ग्लोबल एग्री ट्रेड पर बढ़ता दबाव। अब देखना होगा कि यूरोपियन यूनियन इस कानून में बदलाव करता है या फिर ये टकराव आगे और बढ़ जाएगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे खेती किसानी पर पड़ता नजर आ रहा है। खासकर आलू उत्पादकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार हॉर्मुज के बंद होने के चलते उर्वरक सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। दुनिया के करीब 20 से 30% उर्वरक जैसे यूरिया, अमोनिया और फॉस्फेट इसी रास्ते से गुजरते हैं। ऐसे में सप्लाई में रुकावट का सीधा असर अब किसानों तक पहुंच रहा है। जानकारों का कहना है कि कई मामलों में फर्टिलाइजर की कीमतें 30% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं और ये बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब बुआई सीजन शुरू होने वाला है। साथ ही नेचुरल गैस की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है, उससे भी लागत बढ़ी है और क्योंकि यही नाइट्रोजन उर्वरकों का सबसे मुख्य कच्चा माल है। जानकारों के अनुसार साल के इस समय इससे खराब स्थिति नहीं हो सकती थी, यानी किसानों के लिए ये समय बेहद संवेदनशील है। अगर समय पर फर्टिलाइजर नहीं मिलते या उनकी मात्रा कम पड़ती है तो इसका सीधा असर आलू की पैदावार और क्वालिटी पर पड़ेगा और यही वजह है कि कई किसान अब अपनी बुआई की योजना पर दोबारा विचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर बढ़ती लागत, सप्लाई संकट और जियोपॉलिटिकल तनाव मिलकर खेती के लिए बड़ा जोखिम पैदा कर रहे हैं, जिसका असर आगे उत्पादन और कीमतों दोनों पर देखने को मिल सकता है। एग्री ट्रेड से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां कजाकिस्तान ने रूस से आने वाले अनाज और फीड उत्पादों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है और ये फैसला कृषि मंत्रालय की वेटरनरी कंट्रोल कमेटी द्वारा लिया गया है, जिसका उद्देश्य पशु रोगों के बढ़ते खतरे को रोकना और देश की जैव सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 21 मार्च 2026 के आदेश के मुताबिक इस बैन में गेहूं, जौ, मक्का, राई, ओट्स और सोयाबीन जैसे प्रमुख अनाज शामिल हैं और इसके अलावा ब्राउन स्टार्च अवशेष, बीट पल्प, डिस्टिलर्स ग्रेन, ब्रूअर्स पेंट ग्रेन और ऑयलसीड मील जैसे प्रोसेस्ड फीड उत्पादों को भी प्रतिबंधित किया गया है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर कोई प्रतिबंधित माल सीमा पर पाया जाता है तो उसे तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। बाजार सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये नियम अब लागू भी हो चुका है और रेलवे के जरिए आने वाले रूसी अनाज को बॉर्डर से लौटाया जा रहा है। यानी साफ है, पशु रोगों के खतरे ने अब एग्री ट्रेड को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, जिससे क्षेत्रीय सप्लाई चेन और कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि ये प्रतिबंध कितने समय तक जारी रहता है और इसका ग्लोबल मार्केट पर कितना असर पड़ेगा। कमोडिटी मार्केट में इस वक्त चीनी में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। कच्ची चीनी के दाम 5 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं, जिसकी बड़ी वजह मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल है। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के बढ़ते संघर्ष ने एनर्जी मार्केट को झटका दिया है, जिससे तेल कीमतें करीब 3.5 साल के ऊपरी स्तर के पास पहुंच गई है और इसका सीधा असर चीनी मार्केट पर दिखाई दिया है। बढ़ती एनर्जी कीमतों के चलते ब्राजील जैसे बड़े उत्पादक देश गन्ने से ज्यादा एथेनॉल बनाने की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे चीनी उत्पादन
घट सकता है और कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही सट्टेबाजी ने भी अपने शॉर्ट पोजीशन कवर करते हुए लॉन्ग पोजीशन लेना शुरू कर दिया है, यानी बाजार में तेजी पर दाव बढ़ रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेजी की एक सीमा भी है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स की तरफ से बिकवाली अभी भी मजबूत बनी हुई है, जो कीमतों को ज्यादा ऊपर जाने से रोक सकती है। व्हाइट शुगर में भी मजबूती देखने को मिली है, जहां कीमतें हाल के ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुकी हैं। कुल मिलाकर तेल की तेजी और जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते चीनी बाजार को सपोर्ट मिला है, लेकिन आगे की दिशा प्रोडक्शन और बिकवाली के संतुलन पर निर्भर करेगी। मिडल ईस्ट संकट के असर को देखते हुए स्पेन सरकार ने अपने किसानों और मछली पालन सेक्टर के लिए बड़ा राहत पैकेज घोषित कर दिया है। रॉयल डिक्री लॉ 7/2026 के तहत करीब 870 मिलियन यूरो का ये पैकेज किसानों की बढ़ती लागत और दबाव को कम करने के लिए लाया गया है। सबसे बड़ा फैसला डीजल पर राहत को लेकर है, जहां सरकार किसानों को 20 सेंट प्रति लीटर की सब्सिडी देगी। इसके लिए 52 मिलियन यूरो का प्रावधान किया गया है और ये योजना जून के अंत तक लागू रहेगी। इसके अलावा फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने 500 मिलियन यूरो की सहायता देने का भी ऐलान किया है, जिससे किसान महंगे खाद खरीद सकें। खास बात यहां पर यह है कि ये सहायता सिर्फ किसी खास योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी रजिस्टर्ड किसानों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं फाइनेंसिंग को आसान बनाने के लिए सरकार ने कृषि और मत्स्य क्षेत्र के लिए लोन प्रोग्राम में 300 मिलियन यूरो की बढ़ोतरी भी कर दी है। इस फंड का एक हिस्सा सस्ती ब्याज दर पर लोन देने में और बाकी हिस्सा सरकारी गारंटी के रूप में इस्तेमाल होगा। कुल मिलाकर बढ़ती लागत और वैश्विक संकट के बीच स्पेन सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिससे आने वाले समय में उत्पादन और सप्लाई को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार अब बड़ा रणनीतिक कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें कि सरकार अगले साल से भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के भंडार से करीब 90 लाख टन टूटा चावल एथेनॉल उद्योग को देने की योजना बना रही है। इसके लिए खाद्य मंत्रालय जल्द ही कैबिनेट के पास प्रस्ताव लेकर जाएगा और इस योजना के तहत सबसे बड़ा बदलाव सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में होगा। जहां पर राशन में मिलने वाले टूटे चावल की हिस्सेदारी को 25% से घटाकर 10% किया जाएगा। इससे जो अतिरिक्त चावल बचेगा उसे एथेनॉल उद्योग और अन्य सेक्टर को नीलामी के जरिए दिया जाएगा। सरकार का फोकस साफ है कि देश में एथेनॉल की उपलब्धता को बढ़ाना है। भारत पहले ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल कर चुका है, जो 2013 में महज 1.5% था। 1,63 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचत हुई है और कच्चे तेल के आयात में भी बड़ी कमी आई है। अब सरकार 20% से ज्यादा ब्लेंडिंग, डीजल में इथेनॉल मिलाने और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को बढ़ावा देने जैसे बड़े फैसलों पर तेजी से काम कर रही है। खास बात यहां पर यह है कि जब एफसीआई से डिस्टिलरीज को साबुत चावल की सप्लाई बंद कर दी जाएगी और टूटा चावल ही एथेनॉल इंडस्ट्री के लिए स्थायी कच्चा माल बनेगा। कुल मिलाकर सरकार का ये कदम एक तरफ जहां ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, वहीं कृषि और एथेनॉल सेक्टर के बीच एक नई कड़ी भी जोड़ेगा। दालों के बाजार से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2025-26 के रबी सीजन में चने का उत्पादन बढ़कर 117,92,000 टन तक पहुंचने का अनुमान है और ये पिछले साल के 111,14 टन के मुकाबले करीब 6.78 लाख टन ज्यादा है। यानी सप्लाई में इस बार साफ तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया जैसे देशों से चने का आयात लगातार जारी है। साथ ही घरेलू फसल भी अब तेजी से मंडियों में पहुंचने लगी है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में सरकारी खरीद पहले ही शुरू हो चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जल्द खरीद शुरू होने की संभावना है। अगर मसूर की बात करें तो इस साल इसका उत्पादन भी बढ़ा है और 17,33,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 16,54,000 टन से ज्यादा है। सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए चने का एमएसपी 5875 रुपए प्रति क्विंटल तो मसूर का एमएसपी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया हुआ है, जिससे किसानों को एक मजबूत सुरक्षा कवच मिलने की उम्मीद है। हालांकि चालू वित्त वर्ष के चने का आयात चालू वित्त वर्ष में थोड़ा धीमा जरूर पड़ा है, लेकिन घरेलू मांग अभी भी कमजोर बनी हुई है। बाजार के जानकारों का कहना है कि जैसे ही अगले महीने चने की जोरदार आवक होगी, दाल मिलर्स, प्रोसेसर्स और बड़े व्यापारी खरीद को बढ़ा सकते हैं। सबसे अहम बात, सरकार ने इस बार करीब 22 लाख टन चने की खरीद को मंजूरी दी है। इससे साफ संकेत मिलता है कि बाजार को लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा और कीमतों में ज्यादा गिरावट की संभावनाएं फिलहाल सीमित नजर आती हैं। तो कुल मिलाकर बढ़ता उत्पादन, जारी आयात और सरकार खरीद, ये तीनों ऐसे फैक्टर हैं जो इस बार
चने की बाजार की दिशा को तय करें। अब बात भारतीय मसाला कारोबार की, जो इस वक्त एक बड़े झटके से गुजर रहा है। अमेरिका, जो भारतीय मसालों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, अब अचानक खामोश सा हो गया है। जी हां, आयात शुल्क 50% से घटकर 18% होने के बावजूद ऑर्डर आने लगभग बंद से हो गए हैं। आखिर वजह क्या है? दरअसल ईरान इजराइल युद्ध ने वैश्विक व्यापार की रफ्तार को झटका दे दिया है। समुद्री रास्तों में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है और सबसे बड़ा असर पड़ा है होर्मुज पर, जो लगभग बंद जैसा हो गया है और जिसके चलते हमें देखने को मिल रहा है कि शिपिंग महंगी हुई है, डिलीवरी में देरी हुई है और अमेरिकी आयातकों की दिलचस्पी यहां पर कम होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका हर साल करीब 50 करोड़ डॉलर के भारतीय मसाले खरीदता है। ऐसे में अगर ये ठहराव लंबा चला तो देश के भीतर मसालों की सप्लाई बढ़ेगी और दामों पर दबाव साफ दिखाई देगा। ऐसे में एक्सपोर्टर्स परेशान भी हैं, नए बाजार तलाशे जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका जैसी बड़ी मार्केट की भरपाई आसान नहीं होगी। हालांकि उम्मीद अभी भी बाकी है। कारोबारियों को भरोसा है कि हालात जल्द सुधरेंगे और मसालों की खुशबू फिर से दुनिया भर में अपनी महक को बिखेरेगी। अब बात यूरोप के एक छोटे लेकिन तेजी से उभरते खिलाड़ी की, मोल्दोवा, जिसने सूरजमुखी तेल के निर्यात में बड़ा धमाका कर दिया है। जुलाई 2025 से फरवरी 2026 के बीच मोल्दोवा ने 66,000 टन सूरजमुखी तेल का निर्यात किया है, जो पिछले सीजन के मुकाबले लगभग 6 गुना ज्यादा है। और इस जबरदस्त उछाल की वजह क्या है? दरअसल देश में प्रोसेसिंग यूनिट्स दोबारा शुरू हो चुकी हैं और उत्पादन में भी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। इतना नहीं, एक्सपोर्ट प्राइस भी करीब 33% बढ़कर 22.20 लीटर प्रति किलो तक पहुंच गया है और कुल निर्यात का मूल्य 1.48 बिलियन यानी करीब 85 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है। अगर डेस्टिनेशन की बात करें तो यूरोप के बड़े देश इस तेल के सबसे बड़े खरीदार बनकर उभरे हैं। इटली, फ्रांस और रोमानिया सबसे आगे हैं। जानकारों का कहना है कि ये तेजी यूरोप में बढ़ती मांग और मोल्दोवा की प्रोसेसिंग क्षमता की मजबूती का संकेत है। यानी साफ है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक नया खिलाड़ी तेजी से अपनी पकड़ मजबूत करता दिखाई दे रहा है। बात करेंगे सोयाबीन और सोया मील की, जहां हालात तेजी की ओर इशारा करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर चिंता भी बढ़ती दिखाई दे रही है। देश में सोयाबीन उत्पादन घटने से सोया मील की सप्लाई सीमित हो गई है और यही वजह है कि कीमतों में मजबूती का माहौल बन गया है और इसका सीधा असर पड़ रहा है पोल्ट्री इंडस्ट्री पर, जहां फीड की लागत बढ़ने से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और इसी बीच पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सरकार से बड़ी मांग रख दी है। करीब 15 लाख टन जीएम सोया मील के आयात की अनुमति दी जाए ताकि इंडस्ट्री को राहत मिल सके। अब जरा उत्पादन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2025-26 में 127,20,000 टन उत्पादन का अनुमान दिया है, लेकिन सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा का कहना है कि उत्पादन घट सकता है और घटकर करीब 105,30,000 टन रह सकता है। वहीं अमेरिकी कृषि विभाग ने भी 15% गिरावट के साथ करीब 107 लाख टन उत्पादन का अनुमान जताया है। यानी यहां पर यह तस्वीर बिल्कुल साफ है, आंकड़ों में फर्क दिखाई दे रहा है, लेकिन सप्लाई टाइट है। पोल्ट्री इंडस्ट्री का कहना है कि अगर समय रहते आयात की अनुमति नहीं मिली तो ऑफ सीजन में सोया मील की किल्लत और बढ़ सकती है। उधर सोयाबीन में वायदा कारोबार पर 31 मार्च 2026 तक लगा प्रतिबंध भी अब खत्म होने के करीब है। ऐसे में बाजार की दिशा आने वाले दिनों में और दिलचस्प हो सकती है। अब बात दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन निर्यातक ब्राजील की, जहां एक्सपोर्ट की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मार्च के पहले 3 हफ्तों में ब्राजील का सोयाबीन निर्यात औसतन 6,33,000 टन प्रतिदिन रहा, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 18% कम है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गिरावट उस समय आई है जब आमतौर पर मार्च को पीक एक्सपोर्ट सीजन माना जाता है। हालांकि फसल की बात करें तो स्थिति मजबूत है। करीब 70% फसल की कटाई पूरी हो चुकी है, यानी उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन एक्सपोर्ट की राह में कई बड़ी बाधाएं खड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पहला है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल तनाव। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान संघर्ष के चलते पर्शियन गल्फ के अहम शिपिंग रूट्स पर जोखिम बढ़ गया है, जिससे लॉजिस्टिक महंगा हुआ है और अनसर्टेनिटी बन गई है। दूसरा सबसे बड़ा खरीदार चीन भी फिलहाल अड़चन बना हुआ है। बीजिंग द्वारा निरीक्षण नियमों के बदलाव के बाद फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट हासिल करने में मुश्किलें आ रही हैं, जिससे शिपमेंट में देरी हो रही है। यानी साफ है कि रिकॉर्ड फसल के बावजूद ब्राजील के एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल और घरेलू दोनों मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर ये बाधाएं जल्द दूर नहीं हुई तो इंटरनेशनल मार्केट्स में सप्लाई चेन और कीमतों पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है।
अब बात ग्लोबल गेहूं बाजार की, जहां बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यूक्रेन का गेहूं अब यूरोप से हटकर नए बाजारों की ओर रुख कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यूक्रेन के गेहूं एक्सपोर्ट का फोकस यूरोप से हटकर मीना यानी मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ ने 1.3 मिलियन टन का कोटा लागू कर दिया है और वहां मांग भी कमजोर बनी हुई है। नतीजा, पहले जहां 3 से 6 मिलियन टन तक का एक्सपोर्ट होता था, अब वो स्तर हासिल करना बेहद मुश्किल हो गया है। इधर एक्सपोर्ट की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है, जहां हर महीने 5 से 6 लाख टन शिपमेंट हो रहा है। वहीं मार्च की शुरुआत में ये गिरकर सिर्फ 3.5 लाख टन रह गया है। और सबसे बड़ी चिंता क्या है यहाँ पर? स्टॉक का बढ़ना। अनुमान है कि कैरी ओवर स्टॉक 5 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जो बाजार में दबाव और कीमतों में उतार चढ़ाव को बढ़ा रहा है। अब तस्वीर ये बन रही है कि यूरोप में कम मांग, मीना में नई संभावनाएं और बीच में फंसा यूक्रेन का गेहूं बाजार। ऐसे में जानकारों का कहना है कि ये सिर्फ एक अस्थायी बदलाव नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रेड पैटर्न में एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्टमेंट है। देश में दाल उत्पादन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। 2025-26 सीजन में दालों का कुल उत्पादन बढ़कर करीब 238,69,000 टन तक पहुंचने का अनुमान है। अगर फसलवार बात करें तो चना यानी ग्राम सबसे आगे बना हुआ है, जिसका उत्पादन 117,92,000 टन आंका गया है। वहीं अरहर यानी तुअर का उत्पादन 34,55,000 टन रहने का अनुमान है। दूसरी दालों की बात करें तो उड़द का कुल उत्पादन 17,14,000 टन रहने का अनुमान है। मूंग का उत्पादन 20,69,000 टन और मसूर का 17,33,000 टन रहने का अनुमान है। इसके अलावा अदर पल्सेस का उत्पादन भी 31,04,000 टन तक पहुंच सकता है। इस सीजन के हिसाब से देखें तो रबी सीजन का दबदबा साफ नजर आ रहा है, जहां उत्पादन 162,43,000 टन है, जबकि खरीफ में 76,26,000 टन का योगदान रहा। यानी साफ है, देश में दालों की सप्लाई मजबूत रहने की उम्मीद है, जिससे कीमतों पर आने वाले समय में दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम और मांग की स्थिति आगे चलकर बाजार की दिशा को तय करेंगे। देश में तिलहन उत्पादन को लेकर भी बड़ी तस्वीर अब सामने आती नजर आई है। 2025-26 सीजन में ऑयल सीड का उत्पादन मजबूत बना हुआ है। खासकर खरीफ फसलों का दबदबा साफ नजर आ रहा है। सबसे पहले बात सोयाबीन की कर ली जाए तो सोयाबीन का उत्पादन करीब 127,20,000 टन आंका गया है, जो तिलहन सेगमेंट में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। वहीं मूंगफली यानी ग्राउंडनट भी पीछे नहीं रहा। इसका कुल उत्पादन 120,91,000 टन रहने का अनुमान है, जिसमें खरीफ का योगदान सबसे ज्यादा रहा। अगर सरसों की बात करें यानी कि रैपसीड मस्टर्ड का उत्पादन 133,31,000 टन तक पहुंच सकता है, जो रबी सीजन की सबसे मजबूत फसल बनकर उभरी है। अन्य तिलहनों पर नजर डालें तो कैस्टर सीड 20,49,000 टन, सेसम सीड 3,66,000 टन, सनफ्लावर 1,89,000 टन, लिनसीड 1,65,000 टन और सेफ फ्लायर 51 लाख टन के आसपास रहने का अनुमान है। सीजन के हिसाब से देखें तो खरीफ तिलहनों का उत्पादन 265,33,000 टन तक पहुंच रहा है, जो कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा दर्शाता है। यानी साफ है, देश में तिलहन उत्पादन का बेस मजबूत बना हुआ है, लेकिन अब नजर रहेगी बाजार की डिमांड, निर्यात और तेल कीमतों पर, जो आगे आने वाले समय में कीमतों की दिशा को तय करेंगे। अब बात भारत के चावल निर्यात की, जिस पर पश्चिम एशिया के संकट का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। दरअसल ईरान इजराइल युद्ध के चलते भारतीय चावल के शिपमेंट में ठहराव सा आ गया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके भाव कमजोर पड़ने लगे हैं। आपको बता दें, 2025-26 सीजन की शुरुआत काफी शानदार मानी जा रही थी। बम्पर उत्पादन और कॉम्पिटिटिव कीमतों के चलते उम्मीद थी कि निर्यात नए रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन युद्ध ने इस रफ्तार पर ब्रेक सी लगा दी। हालात ये हो गए कि भारतीय बंदरगाहों पर करीब 4 लाख टन चावल का स्टॉक अटका पड़ा है, लेकिन शिपमेंट आगे नहीं बढ़ पा रहे। इतना ही नहीं, कुछ जहाजों में भेजा गया चावल भी अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाया है और अब सभी की नजर इस पर है कि हालात कब सामान्य होंगे। गौरतलब है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर है और ग्लोबल मार्केट में उसकी हिस्सेदारी 40% से ज्यादा रहती है। ऐसे में अगर भारत से निर्यात लंबे समय तक प्रभावित रहा तो कई आयातक देशों की खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा सकता है। यानी एक क्षेत्रीय संकट अब वैश्विक खाद्य सप्लाई पर असर डालने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत।